Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 5 from traders to rulers. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा यहाँ तक हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल से. अगर हम 17th सेंचुरी की शुरुआत की बात करें बेटा, तब तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिर्फ एक ट्रेडिंग बॉडी थी, सिर्फ ट्रेड करती थी, व्यापार करती थी. इसके अलावा कोई और काम उसका नहीं था. और जब ये ट्रेडिंग बॉडी थे या ट्रेडिंग कंपनी तो खैर वो बात तक रहे, पर जब सिर्फ इनका मेन एम ट्रेडिंग था, तब ये बार बार मुगल एम्परर से रिक्वेस्ट करते थे कि हमें ट्रेड कंसेशंस दें, हमें कुछ प्रिविलेजेस दें. हम आपकी कंट्री से इतना सारा सामान लेते हैं, आपके एम्पायर से इतना सारा सामान लेते हैं, तो आप हमें कुछ ट्रेड कंसेशंस दें, कुछ प्रिविलेजेस दें. ऐसी रिक्वेस्ट करती थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. किससे? मुगल एम्परर से. पर जब बेटा औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है 1707 में, और जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ होती है मुगल एम्पायर वीक होने लगती है. जो लेटर मुगल्स होते हैं वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, उतने ज़्यादा एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होते. तो इस बात का फ़ायदा उठा के जो कंपनी ऑफिशियल्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, वो अपने ऑपरेशंस को बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई कर देते हैं बंगाल में. बंगाल क्या था? रिचेस्ट ऑफ इंडियन प्रोविंसेस. इंडिया में जितने भी प्रोविंसेस थे, समझो जितने भी स्टेट्स थे, उनमें सबसे ज़्यादा रिच था बंगाल. वहाँ पर अपने ऑपरेशंस को इंटेंसीफाई कर देता है कौन? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. कुछ ऑफिशियल्स इसी टाइम में क्या करते हैं? अपना प्राइवेट ट्रेड भी करते रहते हैं. मतलब देखो, हमने जो ट्रेडिंग राइट दिए थे ड्यूटी फ्री, वो किसको दिए थे बेटा? कंपनी को दिए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे, ना कि के किसी प्राइवेट ऑफिसर को. ठीक है ना? देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं, तो प्राइवेट जो ट्रेड करेगा उस पर्टिकुलर कंपनी का कोई ऑफिसर, तो हमने उसको ट्रेड कंसेशंस थोड़ी दिए. हमने तो बोला कंपनी का जो भी बिजनेस हो रहा है वो ड्यूटी फ्री हो सकता है, उसके ऊपर कोई ट्रेड हम वो टैक्स हम नहीं लेंगे. हमने ये बात कही कि हम टैक्स नहीं लेंगे उस काम के ऊपर जो कंपनी कर रही होगी, भले वो एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो. पर अब यहाँ पर कुछ करप्ट ऑफिशियल्स होते हैं, कुछ ऑफिशियल्स उससे होते हैं जो अपना प्राइवेट ट्रेड करते हैं, और उसमें भी उन कंसेशंस का यूज़ करते हुए टैक्स पे नहीं करते. द कंसेशन ग्रांटेड इन 1770 वॉज फॉर द कंपनी ओनली. जो कंसेशन हमने 1717 में दिए थे वो कंपनी के लिए थे, कोई प्राइवेट ट्रेड के लिए तो नहीं थे. पर जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी ड्यूटी देना बंद कर दिया अपने प्राइवेट ट्रेड पे, और इससे बंगाल के रेवेन्यू पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया. बंगाल के रेवेन्यू का लॉस हुआ, इनोरमाउस लॉस. मतलब बहुत ज़्यादा हद तक बंगाल में रेवेन्यू कम आने लगा. क्यों कम आने लगा? क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रेड हो रहा था वो ड्यूटी फ्री हो रहा था, उसके ऊपर टैक्सेस नहीं लगाए जा रहे थे. ठीक है, परमिशन आपने कंपनी को दी, पर उसका फ़ायदा कौन उठा रहे? एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, फैक्टर्स. अब बंगाल के नवाब को कंटिन्यूस रेवेन्यू का लॉस हो रहा है. ठीक है, वो उस अमाउंट को कलेक्ट नहीं कर पा रहे जो एक्चुअल में होना चाहिए था. टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच में. कब? 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में. ठीक है, द टेंशन बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड द कंपनी एस्केलेटेड इन फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई. इस टाइम में जो बंगाल था उसे रूल कर रहे थे मुर्शिद कुली खान और सुजाउद्दीन एंड देन अलीवर्दी खान. पहले मुर्शिद कुली खान आए, फिर सुजाउद्दीन आए, फिर अलीवर्दी खान आए. तो इन लोगों ने कोशिश की कि हम कंपनी ऑफिशियल्स के ऊपर पूरा चेक रख पाएँ. किसने? देखो, पहले कौन थे? मुर्शिद कुली खान, फिर आए सुजाउद्दीन और फिर आए अलीवर्दी खान. तीनों ने कोशिश की कि हम कंपनी ऑफिशियल्स के ऊपर चेक रखें. अलीवर्दी खान लिस्टेड 2 कंडीशंस. अलीवर्दी खान ने 2 कंडीशंस रखी कंपनी के सामने. हैड टू ओबे और लॉज इट्स राइट टू ट्रेड इन बंगाल. उन्होंने कंपनी से बोल दिया, भैया ये तो कंडीशन है मेरी, ओबे करोगे तो बंगाल में ट्रेड करो, और नहीं तो ये जो ट्रेडिंग राइट तो मैं बंगाल में दे रखे हैं कि टैक्स फ्री ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग राइट है वो मैं छीन लूँगा. ऐसा किसने बोला? अलीवर्दी खान ने. ये कंडीशंस थी. देखो, ये दोनों ही कंडीशन को ब्रिटिशर्स को फॉलो करना ही था, नहीं तो वो बंगाल में ट्रेड नहीं कर पाते ड्यूटी फ्री. चलो, तो ऑफिशियल्स जो होंगे कंपनी के, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं जो प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, उन्हें कस्टम ड्यूटी देना ही पड़ेगा. अगर जो प्राइवेट इंडिविजुअल है जो ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग भी कुछ ट्रेड कर रहा है और वो कस्टम ड्यूटी नहीं देगा, तो हम कंपनी के प्रिविलेजेस भी छीन लेंगे.
और एज अ प्रिविलेज ग्रांटेड टू द कंपनी वुड बी ड्रॉन ऑल टुगेदर। तुम्हें तो फिर कोई प्रिविलेज मिलेगा ही नहीं, तुम्हें तो देखो अभी भी टैक्स भरना है, बाद में भी टैक्स भरना पड़ेगा, पर जो कंपनी को इतना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है ड्यूटी फ्री टैक्स भी नहीं होगा। ऐसा किसने बोल दिया भाई? अलीवर्दी खान ने बोला। सेकेंड, कि जो कंपनी है वो अपने फोर्टिफिकेशन को, किलाबंदी को एक्सटेंड नहीं करेगी। फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी का क्या मतलब होता है? जैसे ये आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री मतलब जहाँ पर आपके ऑफिशियल्स रह रहे हैं, जहाँ गोडाउन है, उसके आसपास आप बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल बना लेते हो, इसी को क्या कहते हैं? फोर्टिफिकेशंस। पर बेटा अलीवर्दी खान ने जब ये दो कंडीशन रखी, इस टाइम तक कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी, बहुत सारी मिलिट्री सक्सेसेस उसे मिल चुकी थी इंडिया में फ्रेंच के खिलाफ, यूरोप में भी और इंडिया में भी। मतलब जब फ्रेंच और इंग्लैंड लड़ रहे थे तो यूरोप में भी फ्रांस से फ्रांस हार रहा था और इंग्लैंड जीत रहा था, और इंडिया में भी ऐसा ही था, फ्रांस हार रहा था, इंग्लैंड जीत रहा था। इस वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटेन से जो कंपनी थी, उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि वो अब अपने ट्रेड को एक्सपांड करना चाहते हैं और मार्केट को सिक्योर करना चाहते हैं कि इंडियन मार्केट पूरा मेरे कंट्रोल में ही रहे। ऐसा कौन चाह रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ने डिसाइड किया कि अब वो इंडियन टेरिटरी को एनेक्स करना चालू करेंगे, धीरे धीरे एक एक करके सारी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में करेंगे। ऐसा किसने डिसाइड किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स। मैटर्स तब ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, बॉयल होने लग गए, मतलब इससे ज़्यादा कंडीशन तो और कोई ख़राब हो ही नहीं सकती। जब सिराजुद्दौला नवाब बने बंगाल के, इस टाइम में कंडीशन संभाले नहीं समझ रही थी। उन्होंने कंपनी को बोला कि तुम तुम्हारे फोर्टिफिकेशंस को रिमूव कर लो, कलकत्ता जो हमारी टेरिटरी है उसमें तुमने फोर्टिफिकेशंस लगा रखे हैं। भाई राजा को फोर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि राजा के पास खजाना होता है, दुनिया भर की चीज़ें होती, तुम क्यों फोर्टिफिकेशन कर रहे हो? तुम्हें क्या ज़रूरत है? चलो अपने फोर्टिफिकेशंस को हटाओ। किसको बोला? कंपनी को बोला। किसने बोला? सिराजुद्दौला ने, जो नए नए नवाब बने थे। कंपनी ने रिफ्यूज़ कर दिया, भैया हम तो नहीं तोड़ेंगे हमारे फोर्टिफिकेशन, हम तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देंगे। तो नवाब ने ट्रूप्स भेजे और कंपनी फैक्ट्रीज जो कलकत्ता में थी उन्हें ऑक्यूपाई कर लिया। ब्रिटिश ऑफिसर्स इस सिचुएशन से अलार्म्ड हो गए, वो तो घबराने लगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। फिर इन्होंने, रॉबर्ट क्लाइव पिक्चर में आते हैं और वो वापस से रिकैप्चर कर लेते हैं अपनी फैक्ट्रीज को। अब कंपनी की ये बात समझ में आ जाती, भाई ये जो सिराजुद्दौला ये तो बहुत डेंजरस है, ये हमें ठीक से काम नहीं करने देगा। तो ये लोग सोचते हैं कि सिराजुद्दौला को हटा के वहाँ पर कोई पपेट नवाब बिठा दिया जाए, मतलब कठपुतली नवाब बना दिया जाए जो हमारे कहने पे चले। जब सिराजुद्दौला से रॉबर्ट क्लाइव मिले तो उन्हें ये बात पता थी कि सिराजुद्दौला तो ज़्यादा हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने मीर जाफ़र को देखा, तो मीर जाफ़र में उन्हें उम्मीद नज़र आई रॉबर्ट क्लाइव को, और वो मीर जाफ़र से बोलते हैं कि भाई जब भी हम लोग आपस में लड़ेंगे तो तुम, मीर जाफ़र मिलिट्री कमांडर होते हैं सिराजुद्दौला के, तो मीर जाफ़र को वो कहते हैं तुम अपनी मिलिट्री लेके कहीं और चले जाना और युद्ध में लड़ना ही मत, जैसे ही तुम्हारे सिराजुद्दौला हारेंगे हम मीर जाफ़र तुम्हें क्या बना देंगे? नवाब का बंगाल। अब क्योंकि मीर जाफ़र किसकी मदद से बंगाल का नवाब बनता? ब्रिटिशर्स की मदद से, तो वो ब्रिटिशर्स को ज़्यादा कुछ बोलता भी नहीं, पोक भी नहीं करता, उनके कहने के हिसाब से ही चलता, तो ऐसा ही हुआ। सिराजुद्दौला की जगह पे पपेट नवाब बिठाने की इच्छा थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और इसी से एक ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं छोटे छोटे, इससे स्टेज बन जाता है किस किस के बीच में लड़ाई का, कॉन्फ्लिक्ट का, सिराजुद्दौला और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब तो कॉन्फ्लिक्ट होके ही रहेगा किस किस के बीच में? सिराजुद्दौला और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। नाउ बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी होता है 23 जून 1757 को। सिराजुद्दौला की आर्मी, ईस्ट इंडिया आर्मी दोनों मिलती हैं कहाँ पर? प्लासी, आज उसे प्लासी कहते हैं। जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उन्हें लेड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और ये मीर जाफ़र इससे तो पहले ही सीक्रेट ट्रीटी साइन कर ली थी ब्रिटिशर्स ने, जो कि कमांडर इन चीफ था नवाब का, वो लार्ज सेक्शन जो था नवाब की आर्मी का लेके, जो कि मीर जाफ़र के बहुत ज़्यादा लॉयल थे, उनको लेके वो बैटल में पार्ट ही नहीं लेता है। समझ में आई बात? देखो, सिराजुद्दौला नवाब है, उनका कमांडर इन चीफ कौन होता है? मीर जाफ़र। मीर जाफ़र को अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेती है और कहती है कि तुम हमारा साथ दो, आगे आने वाले नवाब तुम बन जाओगे। तो मीर जाफ़र यही करता है, वो आधी आर्मी को लेकर चला जाता है जो कि उसके लॉयल होती है, और बैटल ऑफ प्लासी में पार्ट ही नहीं लेता। जगत सेठ एक रिचेस्ट बैंकर थे बंगाल के, वो भी मना कर देते हैं नवाब की हेल्प करने को। जगत सेठ और मीर जाफ़र बहुत ही डिसलॉयल
डिसऑनेस्ट लोग होते हैं, ये नवाब को मना कर देते हैं कि हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड, और इस वॉर में सिराजुद्दौला की होती है हार, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है और बाद में मार दिया जाता है। ब्रिटिश मेड मीर जाफ़र द नवाब ऑफ बंगाल। मीर जाफ़र को तो पहले ही प्रॉमिस किया था कि तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे, और होता भी ऐसे ही है, बंगाल के नवाब बन जाते हैं मीर जाफ़र। बट ये जो बैटल ऑफ प्लासी था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था इंडियन हिस्ट्री में। ये फर्स्ट स्टेप होता है जो एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी को सुप्रीम पॉलिटिकल पावर बना देता है। ये पहला स्टेप होता है जिसके थ्रू अब एक ट्रेडिंग कंपनी क्या बनने जा रही है, सुप्रीम पॉलिटिकल पावर। बैटल ऑफ प्लासी के पहले तो सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पर अब पॉलिटिक्स भी उसके हाथों में आ जाएगी। ब्रिटिश गॉट द फुट होल्ड फ्रॉम दे। अब ब्रिटिशर्स को क्या मिल जाता है, कि स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड मिल जाता है, जिससे इवेंचुअली धीरे धीरे करके वो पूरे इंडिया को जीत लेंगे। बंगाल आफ्टर प्लासी। प्लासी के बाद क्या होता है, जो मीर जाफ़र रहते हैं वो तो पपेट रहते हैं ब्रिटिशर्स के हैंड में, मतलब वो वही काम करते हैं जो ब्रिटिशर्स उन्हें करने के लिए कहते हैं। कंपनी कॉन्स्टेंटली मीर जाफ़र से पैसा मांगती रहती है कि भाई पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। मीर जाफ़र देते भी रहते हैं, क्योंकि मीर जाफ़र को तो नवाब बनाया ही कंपनी ने था। जो कंपनी के ऑफिशियल्स रहते हैं वो भी उन्हें यूज़ करते हैं एज अ गोल्डन चेक इनटू विच दे कुड डिप देयर हैंड एट प्लेजर। जब भी उन्हें ज़रूरत होती थी वो मीर जाफ़र के पास पहुंचते थे, जैसे कि एक सोने से भरा बोरा है, जब भी कोई कंपनी ऑफिशियल्स इसमें हाथ डालेगा तो उसे क्या ही मिलेगा, गोल्ड। गोल्ड से सोने के बोरे की तरह इनका यूज़ किया जा रहा था। जब मीर जाफ़र ने बोला कि भाई अब मैं इससे ज़्यादा तो तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ, तो उसे उसकी पोजीशन से हटा दिया गया। फिर मीर जाफ़र के जो दामाद होते हैं, मतलब जो सन इन लॉ होते हैं, उनका नाम होता है मीर कासिम। मीर कासिम नया नवाब बना दिया जाता है। पहले सिराजुद्दौला को हराया जाता है किसकी मदद से, मीर जाफ़र की मदद से। फिर मीर जाफ़र क्या बन जाता है, नवाब। अब मीर जाफ़र जैसी नवाब बनता है तो वो पहले तो बहुत हेल्प करता है ब्रिटिशर्स की, हर बात उनकी मानता है, पर एक टाइम के बाद वो बोल देता है कि भाई इससे ज़्यादा मैं पैसे आपको नहीं दे पाऊंगा, तो उसको हटा के कौन बन जाता है, मीर कासिम। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में क्या बन गई है, किंग मेकर। सिराजुद्दौला को हटाओ, मीर जाफ़र को बिठाओ, मीर जाफ़र को हटाओ, मीर कासिम को बिठाओ। इस तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग किंग मेकर बन जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मीर कासिम जो होता है वो इस खुशी में कि अरे चलो मुझे नवाब बना दिया मीर कासिम ने नवाब बन जाते हैं, और इस खुशी में वो कंपनी को राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू दे देते हैं। कहाँ कहाँ का, बुर्दवान, मिदनापुर और चिट्टगांव। चिट्टगांव, मिदनापुर और बुर्दवान के रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स किसके पास आ जाते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आफ्टर बीइंग इन शेडो ऑफ ब्रिटिश फॉर सम ईयर, थोड़े टाइम तो मीर कासिम ब्रिटिश की हर बात को मानते हैं, पर फिर एक टाइम के बाद मीर कासिम कोशिश करते हैं यार कि वो अपने आप को फ्री कर लें इस कंट्रोल से, इस डोमिनेशन से। उनको बंगाल के लोगों की चिंता होने लगती है, तो वो डिसमिस करते हैं अपने कंपनी कोर्ट ऑफिशियल्स को, जो ब्रिटिश को फेवर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मीर कासिम ने पहला स्टेप क्या लिया, पहले तो मीर कासिम चाहते हैं कि वो आज़ाद हो जाएं इस ब्रिटिश के चंगुल से, इंडिपेंडेंटली रूल करने लग जाए। तो पहला वो काम करते हैं, उन ऑफिशियल्स को कोर्ट से बाहर फेंक देते हैं जो ब्रिटिशर्स को फेवर कर रहे होते हैं। फिर यूरोपियन एक्सपर्ट्स को वो बुलाते हैं अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए। वो चाहते हैं जैसे यूरोपियन की ट्रेंड आर्मी है ब्रिटेन की, वैसे ही मेरी भी आर्मी में ट्रेन हो जाए, इसलिए यूरोप से लोगों को बुलाते हैं। सारी ड्यूटीज़ को ख़त्म कर देते कि अब इंटरनल ट्रेड पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, भले इंडियन ट्रेडर ट्रेड कर रहा हो या ब्रिटिश मर्चेंट्स हो, इंडियन मर्चेंट्स हो या ब्रिटिश मर्चेंट हो, दोनों को टैक्स नहीं देना है। कुड ट्रेड ऑन इक्वल टर्म्स, और कहा कि अगर इंडियन ब्रिटिश दोनों को मेरे टेरिटरी में ट्रेड करना है तो इक्वल टर्म्स पे करो। ये ब्रिटिशर्स को बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था, क्योंकि इससे ब्रिटिशर्स की जो ट्रेड मोनोपोली थी, मोनोपोली का मतलब होता है एक अधिकार, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा था और उनके प्रॉफिट्स भी ब्रिटिशर्स के कम होते जा रहे थे। इसलिए उन्होंने बोला भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। जो कंपनी थी उसने अब डिसाइड कर लिया कि वो मीर कासिम को भी उसकी पोजीशन से हटा देगी। पपेट हो मतलब कठपुतली हो, कठपुतली की तरह बिलीव करो, ऐसा ब्रिटिशर्स का कहना था। तो जैसे उसने मीर जाफर को हटाया था, वैसे ही मीर कासिम को भी हटा दिया कंपनी ने। नाउ बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में। मीर कासिम जो स्टेप्स ले रहा था उससे ब्रिटिशर्स बहुत गुस्सा थे, तो ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि भैया अब हम वॉर करेंगे और हराएंगे किसको, मीर कासिम को। और जैसे ही उन्होंने मीर कासिम के अगेंस्ट में वॉर किया, वैसे ही मीर कासिम हार भी गए। मीर कासिम
हार गए क्योंकि इनके पास सपोर्ट बहुत कम था। तो वो अवध भाग जाते हैं और वहाँ पर अलायंस बना लेते हैं शुजा उद दौला के साथ, जो कि नवाब होते हैं अवध के, और शाह आलम टू जो दिल्ली के नवाब होते हैं। देखो शुजा उद दौला अवध के नवाब है और मुगल एम्परर थे शाह आलम टू। इन दोनों के साथ वो अलायंस बना लेते हैं। इनकी जो कंबाइंड आर्मीज होती हैं वो ब्रिटिश फोर्सेस से मिलती हैं, मतलब लड़ने के लिए, कब? बक्सर में 22 अक्टूबर 1764 को। पर ब्रिटिश इस टाइम तक इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे कि वो इन तीनों की कंबाइंड आर्मी को हरा देते हैं। मीर कासिम, शाह आलम टू और सुजाउद्दौला, इन तीनों की आर्मी को हरा देते हैं। ब्रिटिश डिफीटेड द एलाइड आर्मी एंड एमर्स विक्टोरियस। ब्रिटिश जीत जाते हैं। ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1765 में। शाह